नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार मधु। आप देख रहे हैं बिहारी शान। आइए आज आपका परिचय कराते हैं रवि भूषण मुकुल जी से। ये किलकारी में हैं और इनको भिखारी ठाकुर कला सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। बिहारी शान चैनल में रवि भूषण मुकुल जी आपका स्वागत करते हैं और आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपको भिखारी ठाकुर कला सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि ये भिखारी ठाकुर कला सम्मान क्या है, किन्हें मिलता है, कैसे मिलता है, आप यहाँ तक का सफ़र कैसे पूरा किए, इस सफ़र में आपको क्या क्या संघर्षों से गुजरना पड़ा है। बिहारी शान चैनल को धन्यवाद। भिखारी ठाकुर अवार्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा अवार्ड है जो थिएटर के लिए दिया जाता है। नाटक जो भी लोग करते हैं, रंगमंच से जुड़े हुए हैं, और भिखारी ठाकुर तो एक अपने आप में बिहार के शेक्सपियर उनको बोला जाता है उनके नाम से, क्योंकि उनके बहुत सारी चीज़ें रंगमंच में उन्होंने दी, तो उन्हीं के सम्मान में इस अवार्ड का नाम भिखारी ठाकुर रखा गया। और उस क्षेत्र में, नाट्य कला के क्षेत्र में जो भी रंगकर्मी, डायरेक्टर या रंगमंच से जुड़े हुए लोग जो भी बेहतर काम करते हैं पूरे बिहार में, तो साल में एक सम्मान बिहार सरकार कला संस्कृति युवा विभाग देती है। तो 2018-19 का जो सत्र था, तो उस सत्र के लिए मुझे दिया गया। इसके लिए मैं बिहार सरकार और कला संस्कृति युवा विभाग को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अपने तमाम उन गुरुओं को जिनसे मैंने सीखा, अपने बंधु से, अपने बच्चों से, जिनसे नित्य नई नई प्रेरणाएं मिलती हैं, ऊर्जा का संचार होता है, तो ये मेरे लिए काफ़ी सुखद है। और मेरे मिथिलांचल के लिए भी, ये मिथिलांचल इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी रंगमंचीय यात्रा मधुबनी जिले से शुरू हुई थी और मेरा घर भी मधुबनी है। आप मधुबनी के रहने वाले हैं और वहीं से आपकी ये कला के क्षेत्र में आपने कदम रखा और वहीं से आपने ये सफ़र पूरा किया। आपने अभी कुछ गुरुदेव जी लोगों का आभार व्यक्त किया, कुछ जो खास बहुत ही आपके जीवन में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण रहे, जिन्होंने खास भूमिका निभाई है, उनके बारे में थोड़ा बताइए। मधुबनी में हमारे 2-3 गुरु रहे हैं, जिसमें सबसे अग्रणीय रूप में मैं इंद्रभूषण रमन बम जी हैं, जो मधुबनी इप्टा के कर्णधार एक तरह से कह लीजिए। उसके बाद मैंने वहाँ जमघट सांस्कृतिक संस्था में काम किया। नित्यानंद गोकुल जी, मदनानंद जी और हमारे परम गुरुदेव, जिनसे पटना तक का सफ़र कैसे पूरा करते हैं? गुरुदेव कमलानंद विभूति, जो JNU में से पास आउट थे और अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो हिंदी के व्याख्याता हैं, वो हमारे गुरु रहे। और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने अपना सफ़र मधुबनी में स्टार्ट किया। और धन्यवाद केंद्रीय संगीत नाटक अकेडमी को देता हूँ, जो 2005 में बिहार में एक बहुत बड़ा वर्कशॉप आयोजित की थी। तो मैंने भी मधुबनी से ट्राई किया था, तो मेरा हो गया यहाँ पटना में। और 1 महीने का वो बहुत सघन एक कार्यशाला, आवासीय कार्यशाला पटना युवा आवास में आयोजित किया गया था। और वहाँ से पूरे बिहार के बहुत सारे रंगकर्मी, 40 रंगकर्मी आए थे वहाँ, और उन्होंने गहन ट्रेनिंग ली थी पूरे 1 महीने। और उस 1 महीने के ट्रेनिंग में मुझे थिएटर की बहुत सारी चीज़ों से मैं अवगत हुआ, जो मधुबनी में मुझे जानकारी नहीं मिली आज तक, और कहीं कुछ नहीं मिला। जो आपके लिए एक नया होराइजन खुला और संगीत बड़े आयाम पर आप अपनी भूमिका निभाने। संगीत नाटक अकेडमी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। संगीत नाटक जी, केंद्रीय संघ नई दिल्ली। अच्छा। उसके बाद यहाँ से 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ पूरे बिहार से, तो उस 10 में मैं फिर आया। इस दरमियान आपके साथ संघर्ष की कुछ बातें हुई तो वो बताइए, ताकि संघर्ष तो बचपन से लगा रहा, क्योंकि मैं एक बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से आता हूँ और मेरे पिताजी एक मामूली पशुपालन विभाग में कंपाउंडर थे। तो उनके यहाँ एक ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं। पिता कंपाउंडर तो बेटा, मैं वही बात कर रहा हूँ कि आज इस कैरियरिस्टिक अप्रोच वाली दुनिया में आप कला के क्षेत्र में कदम रखते हैं,
तो आपके परिवार में किस तरह के द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती होगी, किस तरह से आप गुजरे होंगे, फिर समाज के लोग, फिर आगे का? क्योंकि हमारे मैं जाति का राजपूत हूँ। अच्छा। तो हम लोग का जो समाज है, हम लोग जो मैं जो मधुबनी और मकरमपुर, तो वहाँ सब लोग ये कहते थे कि नचनिया बन रहा है, डॉक्टर साहब का बेटा नचनिया है, यहाँ नाचता है वहाँ नाचता है। तो काफ़ी ये घरेलू एक सामाजिक ये चल रहा था और उसी में मैं स्ट्रगल भी कर रहा था। कला के क्षेत्र में लोगों की दृष्टिकोण जो है वो बहुत ही निम्न स्तर का है और उसे वो उस नज़रिए से नहीं देखते हैं कि ये कला है और इसको लेकर वो जो इस क्षेत्र में जाते हैं उनके लिए काफ़ी विषम परिस्थिति बना देते हैं लोग। तो फिर हुआ यूँ कि काफ़ी ये सारी चीज़ें, लेकिन मुझे लगा कि क्योंकि गांव का इंस्पिरेशन मेरे साथ चल रहा था, अभी तक चलता है। क्योंकि मैं जब 8-9 साल का रहा हूँगा तो मेरे वो बहुत पौराणिक एक था जो हर एक दुर्गा पूजा में हमारे यहाँ बड़े बड़े नाटकों का मंचन होता था और गांव के लोग ही, मेरे चाचा, मेरे दादा, ये लोग सिर्फ दुर्गा पूजा तक ही सीमित रहते थे। वो रंगमंच के इतनी बड़ी व्यापकता को वो लोग नहीं समझते थे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आभास हो गया था कि इसमें भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो मैंने अपना जो लक्ष्य है तो मैंने थिएटर को ही किया और वहाँ से मधुबनी इप्टा से मैंने इंस्पिरेशन लेना शुरू किया, वहाँ से मैं सीखना शुरू किया। कमलानंद विभूति सर ने बहुत ही ये मुझे इंस्पायर किया इसको करने के लिए। फिर ये वर्कशॉप हुआ, यहाँ से 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ पटना से कोलकाता के लिए। कोलकाता में जोनल लेवल पे संगीत नाटक एकेडमी ने बहुत बड़ा एक वर्कशॉप लगाया था 3 महीनों के। तो उस 3 महीना इससे भी बड़े बड़े एक्सपर्ट वहाँ आए और इस 3 महीने के ट्रेनिंग में मुझे बैक स्टेज से लेके ऑन स्टेज की बहुत सारी जानकारी हो गई और मुझे लगा कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ। तो फिर मैं मधुबनी। आप अपने थोड़ा सा जो शैक्षणिक जो आपकी पृष्ठभूमि रही है उसके बारे में बताइए कि आप कला के क्षेत्र के अलावे और कैसे शैक्षणिक पृष्ठभूमि में मैं सरकारी स्कूल वाटसन स्कूल है मधुबनी, मैं उसमें सरकारी विद्यालय में पढ़ा। फिर वाटसन हाई स्कूल से मैंने 1993 में मैट्रिक किया। 1995 में मैंने RK कॉलेज मधुबनी से मैंने इंटर की शिक्षा ली और फिर 3-4 साल मेरा इसी स्ट्रगल में थोड़ा सा ये ख़राब हुआ। फिर मैंने मिथिला यूनिवर्सिटीज़ में लोहिया चरण कॉलेज से दरभंगा से मैंने ड्रामेटिक्स में ग्रेजुएशन किया और फिर मैं उसके बाद मैं केंद्रीय संगीत नाटक एकेडमी का कोलकाता ट्रेनिंग के बाद दिल्ली चला गया और सतीश आनंद सर जो बिहार के एक आइकॉन है थिएटर के, उनके साथ मैंने 2-3 महीने काम किए। तो फिर लगा कि मैं एक्टर नहीं बन पाऊँगा, एक्टर बनने की ये जो भीड़ है इसमें मैं पिस जाऊँगा, कुछ यूनिक होना चाहिए। फिर मैंने पूरे बिहार के पृष्ठभूमि को, थिएटर की पृष्ठभूमि को अध्ययन किया कि मैं नया क्या कर सकता हूँ। तो उसमें यहाँ चिल्ड्रेन थिएटर मुझे पूरा का पूरा खाली लगा क्योंकि वो हाजू भैया कर रहे थे, इससे पहले सफ़र मैना चल रहा था, लेकिन ये एक बड़े रूप में नहीं चल रहा था। तो मुझे लगा कि मैं कहीं ना कहीं बिहार में एक बहुत बड़ा काम कर सकता हूँ चिल्ड्रेन थिएटर को लेकर। चलिए बातों में आपसे जानने को मिला, एक चिल्ड्रन थिएटर के बारे में जानने को मिला, तो एक नई चीज़ है। तो थोड़ा सा चिल्ड्रन थिएटर के बारे में विस्तार से। मैं मधुबनी में चकदह का एक गांव है, वहाँ बच्चों को ऑर्गेनाइज करके थिएटर करना स्टार्ट किया और अच्छा खासा मेरा थिएटर हो गया था। प्रतीक के नाम से मैंने उस अपने संस्था को लॉन्च भी किया था। मेरा एक दिन गाहे बगाहे शो दरभंगा में मेरे ही कॉलेज में CM आर्ट्स कॉलेज में था और संयोग से किलकारी की निदेशिका ज्योति परिहार मैडम और यहाँ की कार्यक्रम पदाधिकारी अनीता मैम की नज़र मेरे ऊपर पड़ी, मेरे शोज़ को देखे तो उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि तुम किलकारी पटना में हम लोग एक संस्था बनाए हैं। उस समय एकदम किलकारी एकदम स्टार्ट ही हुआ था, तो तुम अपनी सेवा वहाँ दो। और फिर 2009 में मैं फिर मधुबनी को हमेशा के लिए थिएटर को मैं ये किया वहाँ को और करके एक नई जगह पर फिर किलकारी से मैंने अपना स्टार्ट किया
अपना चिल्ड्रन थिएटर, ओरिजिनल चिल्ड्रन थिएटर। और मैंने यहाँ जो सोचा, थैंक गॉड मेरी डायरेक्टर नई चीज़ों को वो बहुत प्रमोट करती हैं, सपोर्ट करती है। और मुझे जी हमारी निर्देशिका है, और उनसे मैंने बहुत सीखा कि उनका एक चीज़ हमको बहुत अच्छा लगता है कि डेली नया करो, और डेली शाम के बाद एक अध्ययन जरूर करो कि तुमने आज पूरे दिन में अच्छा क्या किया है और किसी के लिए, सोसाइटी के लिए क्या किया है, एक नया चीज़ क्या किया। बहुत अच्छा। आप तो मतलब तो ये जो चिल्ड्रन थिएटर है, तो बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं गांव मोहल्ले में जिनको ये मौका नहीं मिल पाता है, तो आप ये मौका अवेलेबल करा देते हैं उनको। तो हम लोग यहाँ उन बच्चों के साथ मैंने फिर काम स्टार्ट किया। तो मैं यहाँ किलकारी में प्रोसेस पे बहुत काम करता हूँ। प्रोसेस बोलिए तो थिएटर इन एजुकेशन को लेके, बच्चों की क्रिएटिविटी को लेके कि ये क्रिएटिव कैसे होंगे। अमूमन यहाँ बहुत सारे नाट्य संस्थाएं हैं, बिहार में बहुत सारी नाट्य संस्थाएं, तो वहाँ जितने भी लोग जाते हैं सब एक्टर बनने जाते हैं। तो मेरा ये मानना नहीं है, मतलब आप उस भीड़ से निकल करके एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करते हैं, जिसमें आप समाज के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था करते हैं, जिससे जो गांव मोहल्ले के वैसे लड़के जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, अवसर नहीं मिलती है, वो आपने उपलब्ध करते हैं। आपने एक बहुत बड़ा काम किया है समाज के लिए। मैं उसी पे आ रहा हूं। निश्चित तौर पर इसके लिए आपको बधाई हमारी तरफ से भी। मैं उसी पे आ रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें प्रोसेस करने का मौका मिला और बच्चे निकलना शुरू हो गए। और मेरे बच्चे सिर्फ अभिनेता नहीं हैं, वो मेकअप भी जानते हैं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी जानते हैं, लाइट्स भी जानते हैं, प्रॉप्स भी जानते हैं, सेट बनाना भी जानते हैं, मेकअप भी जानते हैं, यानी गाते भी हैं, बजाते भी हैं, नाचते भी हैं। यानी मेरे एक एक्टर, एक बच्चों में मैंने 6-7 चीज़ों का समावेश किया। और मैंने अपनी गतिविधि को ऐसा रखा कि इनको सब जगह से मुलाकात करवाया जाए। तो इसमें ये हुआ कि अब बच्चे जब निकल रहे हैं, सबसे पहला इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज आया GTV का। आज तक बिहार से ड्रामेटिक्स में या ड्रामेबाज में बच्चों का रियलिटी शो में पहुंचाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक बूम था उस समय हमारे किलकारी के लिए। हमारा एक मतलब बच्चा टीवी चैनल के रियलिटी शो में यहाँ तक पहुँचाया। 2014 में हमारे 14 या 13 रहा होगा, अभिषेक राज पहला एक बच्चा निकला और वो टॉप 7 तक GTV में गया, इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज। फिर ये सफ़र का सिलसिला जो शुरू हुआ, तो उसी दरमियान यहाँ केतन मेहता आए, जिन्होंने माझी द माउंटेन मैन, दशरथ माझी को लेके फिल्म बनाई थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राधिका आप्टे उसकी मुख्य अभिनेत्री थी। तो उनको बच्चों की ज़रूरत थी, माझी के बचपन के रोल की ज़रूरत थी। तो उनको मालूम हुआ कि किलकारी में ये पटना में एक ऐसा सेंटर है, किलकारी आप जाएंगे वहाँ सारे बच्चे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और वो आए और उनको अपने हिसाब के बच्चे हमारे थिएटर से मिल गए। और उस फिल्म में हमारे 8 से 9 बच्चे ने परफॉर्म किया। फिर सर सेकेंड राउंड आया, मांझी द माउंटेन मैन में 10 बच्चे यहाँ से परफॉर्म किए। उसके बाद आया इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज 2 पार्ट 2 सीजन 2। फिर यहाँ से बच्चों का ऑडिशन पटना में वो लिटरा वैली में करवाए। फिर यहाँ से 9 बच्चे निकल गए। फिर कोलकाता गए, 9 से 3 हुए। फिर मुंबई गए, वहाँ फिर एक रहा, वो कार्तिकेय राज था। और वो अपना पोजीशन टॉप 5 के नीचे बनाया, टॉप 5 तक पहुंचा। और वहीं कपिल शर्मा का नज़र उस कार्तिकेय पर पड़ता है। और उस बच्चे को जैसे ही वो इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज खत्म हुआ और हमारा बच्चा कपिल शर्मा शो में एंटर कर गया, जो खजूर के नाम से काफ़ी प्रचलित हुआ। उसी आपने सुपर 30 देखी होगी, और मनोज बाजपेयी की भोसले फिल्म आई है, और अभी प्रकाश झा की परीक्षा फिल्म आई है। इसमें सारे में हमारे बच्चे रन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और ये अब लगता है, तो दर्शकों से अनुरोध है कि देखिए, उनमें जो बाल कलाकार हैं वो किलकारी से हैं, तो उनके कला को आप भी देखिए और परखिए, और देखिए कि बिहार में जो
भूषण साहब ने जो प्लेटफॉर्म तैयार करवाया है उसका क्या परिणाम निकल कर के आ रहा है। अच्छा, तो आप युवाओं को और क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्योंकि आज के युवा थोड़ा कैरियरिस्टिक हैं और वो कैरियर के आगे कला क्षेत्र में जाने की रुचि कम लेते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे थोड़ी? अब तो नई शिक्षा नीति लागू हो रही है तो उसमें स्किल पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैं यही युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि सपने देखो, अच्छी बात है, लेकिन सपने साकार कैसे होंगे उसका एक पूरा रोड मैप होना चाहिए और एक लक्ष्य होना चाहिए। जैसे मेरा अपने जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि मैं पूरे हिंदुस्तान में चिल्ड्रन थिएटर को, बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में चिल्ड्रन थिएटर को बहुत मजबूत करने वाला हूँ। तो ये मेरा लक्ष्य है, मैं एक एम्बिशन लेके चल रहा हूँ और उस रास्ते में बढ़ रहा हूँ। तो हर एक युवाओं का एक लक्ष्य होना चाहिए कि मेरा ये टारगेट पॉइंट है और मुझे उसी टारगेट पॉइंट पे ही जाना है। रास्ते में बहुत सारे झंझावात आएंगे, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, तो अगर हम वहाँ डगमग हो जाते हैं और इस तरह की कुछ बात हो जाती है तो मेरा लक्ष्य से हम भटक जाएंगे। यानी युवाओं को आप प्रेरणा देना चाहते हैं कि अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहें और पढ़ाई भी करते रहें और एक जो क्षेत्र बनाए, जो एक लक्ष्य बनाए, उसके प्रति एकदम अटूट रहें, अडिग रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो धन्यवाद भूषण साहब।